नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। लेकिन आज देखिए एक्सपायरी का दिन तो है, पर क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट सबसे पहले ट्रैक करते हैं तो वहां से कुछ बहुत एक्साइटिंग क्यूज है नहीं। लेकिन आज ट्रिगर्स कौन से होंगे मार्केट पे जिनको आपको कंसिडर करना है, और अपनी अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना रहे हैं तो उन ट्रिगर्स के आधार पर आपको जरूर बनानी होंगी। डिम्पी बताएंगे, वो डिम्पी बताएं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया एशियन मार्केट आज कमजोर। आज ग्लोबल मार्केट तो खैर कमजोर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज चार ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। ये ग्लोबल मार्केट का इंडिकेशन आपको एसजीएक्स निफ्टी के तौर पर दिख रहा है, लेकिन कुछ एक ट्रिगर्स आप ये देखें मार्केट के अंदर। पहला, एसजीएक्स निफ्टी करीब चौथाई आधे % के आसपास की गिरावट के साथ अभी कामकाज कर रहा है। 10,300 के आसपास का अहम सपोर्ट है मार्केट का, तो ये आज का पहला ट्रिगर होगा जो कि आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नवंबर वादा की एक्सपायरी है, तो ये आज के लिए फोकस होगा। अब तक का रोल ओवर करीब 42% है। तीसरी अहम बात जो आज बाजार में ध्यान देने वाली है वो है क्रूड उत्पादन को लेकर ओपेक और नॉन ओपेक देशों की आज वियना में बैठक चल रही है, तो इस पे भी नजर होगी। आज क्रूड से जितने भी जुड़े हुए शेयर्स हैं आज मोमेंटम में रहने वाले हैं, इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात हुआ एमएससीआई इंडेक्स के अंदर बदलाव है। कुछ शेयर आ रहे हैं, कुछ शेयर इससे बाहर भी जा रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा हम आज को आप कार्यक्रम में आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज इससे जुड़े हुए यानी एमएससीआई से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो भी आपके फोकस लिस्ट में होने चाहिए। पांचवी अहम बात, जीडीपी के शाम को नंबर आ जाएंगे और इस बार की उम्मीद है कि 6% के आंकड़े को पार हो जाएगा। 6.25% के आसपास जीडीपी आ सकता है। तो आज कैपिटल गुड्स को लेकर आप इन शेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनमें थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है। शाम को बड़ी कवरेज भी जीडीपी के नंबर्स पर होगी, दिन भर भी हम इसका एनालिसिस करते रहेंगे। इसके अलावा ऑटो कंपनीज पर भी आप फोकस रख सकते हैं। आज ऑटो और ऑटो एंसिलरीज दोनों सेगमेंट होंगे जो बाजार पर नजर रखेंगे। कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं, आज शाम को जीडीपी, कल ऑटो सेल्स के नंबर। ये ऑटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही ट्रिगर्स, क्योंकि जीडीपी का भी पहला हिस्सा ऑटो ही आपको बताता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक और बात इन्फोसिस की है। इन्फोसिस का बायबैक आज से खुल रहा है, 1150 का रेट है। बायबैक के अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कंपनी ने खोला है, और 13,000 करोड़ रुपए का ये कुल मिला के बायबैक होगा। तो इन्फोसिस का शेयर आज नोटिस होने वाला शेयर होगा। मुक्ता 8 पे आप ध्यान रखें, इनके नंबर बहुत शानदार है, कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है। ये शेयर भी आज आपकी फोकस में होना चाहिए। तो सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स ये सब आप सिलसिलेवार तरीके से नोट करते चलें और समझते चलें। एक और शेयर है वो एसबीआई, आज ये भी फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि एसबीआई ने 1 करोड़ से ज्यादा की यानी कि जिसको हम बल्क डिपॉजिट कहते हैं उसकी ब्याज जमा दरें जब आप जमा कराएंगे उसकी दर को सीधा 1% बढ़ा दिया गया है। तो इसका भी फायदा या फिर इसका भी मोमेंटम आपको एसबीआई के शेयर में मिल सकता है। इसके अलावा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की रेटिंग को एस&पी ने सुधार दिया है और इसकी रेटिंग को बढ़ाया है, तो ये आज का एक और शेयर होगा जो आपके आज लिस्ट में होना चाहिए। तो 10 अहम ट्रिगर्स के साथ आज बाजार पे आप पूरी तरह से उतर के ट्रेड रख सकते हैं। लेकिन जो खास फोकस आज जी बिजनेस पर रहेगा, फटाफट से वो मैं आपको बता दूं। 10 ट्रिगर्स तो डिम्पी ने बता दिए, लेकिन जो मुख्य बात है वो है ये कि एक्सपायरी कहां कटेगी। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी का क्या लेवल हो सकता है। अभी तक तो जानकार तेजी बता रहे थे मार्केट पे, लेकिन सडन डिप है इंटरनेशनल मार्केट पे। दूसरा, क्रूड प्रोडक्शन कम होगा कि नहीं। ये जो वियना में बैठक हो रही है आज ओपेक और नॉन ओपेक देशों की, वो मद्देनजर है। और आज ऑयल एंड गैस स्पेस जो होगा वहां पर काफी अट्रैक्टिव बेट्स लगती हुई नजर आएंगी। जीडीपी ग्रोथ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक्सपेक्टेशन है कि 6.3% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। और जीईएस का आज आखिरी दिन है, ये भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। कई बड़े मंत्री, कॉर्पोरेट्स आज जीएस बैठक का हिस्सा बनेंगे, उन पे सबसे बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पे देख पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम एक्सपायरी की ही बात कर रहे हैं तो डिम्पी सबसे पहले तो ये बताएं कि क्यूज जो हैं क्या उनसे कुछ घबराना चाहिए, कि कल तक हम बात कर रहे थे कि हाँ ये तेजी का सेटअप है, हो सकता है कि तेजी बन जाए मार्केट पे, लेकिन आज सडन फॉल है। आज देखिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा कमजोर है। ये एसजीएक्स निफ्टी के ही सिर्फ हवाले से अगर आप देखें तो आज आपको पोल या कुछ डाटा कमजोर दिखेगा। पहले आप देखें 48 पॉइंट का नुकसान है। अब मैं एक एक करके आपके सामने एफएनडो का कुछ महत्वपूर्ण डाटा उतारता हूं। पहला, आप रोल ओवर का डाटा देखें, इस समय कमजोर रोल ओवर है। निफ्टी पे अब तक सिर्फ 42% का ही रोल ओवर हमने बनते हुए देखा, बल्कि बैंक निफ्टी तो इससे भी कमजोर है, ये सिर्फ 36% रोल ओवर के साथ अभी चल रहा है। तो पहला हिस्सा तो कमजोर रोल ओवर हमारे पास है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक या फिर डायरेक्शनल अप्रोच मार्केट को नहीं मिल रही है। ये रोल ओवर पहली कड़ी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक्सपायरी का एक बार पोल आपके सामने रखता हूं मैं। इस एक्सपायरी पोल से आपको 2-3 चीजें क्लियर होंगी। ये कल हमने मार्केट के अंदर एक्सपर्ट से बातचीत करके बात रखी, आप इसके सिर्फ इसी सेगमेंट पे जाएं,
इन दोनों सेगमेंट पे और आपको इस सेगमेंट पे आना है। भले आप इसको मिस भी करना चाहें तो एक बार देख सकते हैं 10,300 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है। आज एसजेएक्स निफ्टी जब आपको 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है उसके बावजूद भी 10,300 के नीचे नहीं है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर आज बाजार कमजोर खुल भी गया तो 10,300 नहीं टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटा तो पुल बैक आएगा, पुल बैक हो सकता है दोपहर बाद आए। उस पुल बैक में कहां पहुंचेंगे आप इस ग्रीन वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि 10,360 से लेके 420 वाली रेंज में। इसमें करीब 30% ब्रोकर्स का मत आता है कि आप इसमें रह सकते हैं। अब अगर पुल बैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ तब आप इस 40% वाली ब्रैकेट में आ जाएंगे। अगर ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज आपके सारे सौदे इसी चीज पे फोकस होने चाहिए कि 10,300 के नीचे आए, सारे सौदों को काटना या अपने वित्तीय सलाहकार से पूछे हम रोल करें या नहीं करें। 10,360 में आएगा, एवरेज रोल ओवर माना जाएगा, एवरेज कटिंग मानी जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहां पे आ जाएगा। तो फिलहाल ये एक्सपायरी का पोल आपके सामने है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण डाटा भी देखिए, 10,400 की कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,400 की नवंबर और दिसंबर कॉल पुट हमने दोनों रखी आपके सामने। अगर आप 10,400 की कॉल देखेंगे और 10,400 दिसंबर की कॉल भी देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। ये तो नवंबर की कॉल है, ये तो सिर्फ इंट्राडे के लिए है। अगर 10,300 रुक जाए और थोड़ा पुल बैक स्ट्रांग आ जाए तो इस कॉल का थोड़ा बहुत इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अगले सीरीज में जाना चाहते हैं 10,400 की दिसंबर की कॉल दिखाएं, इसके अंदर आपको मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा। तो वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,400 की दिसंबर की कॉल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। रजत, मेरे साथ इस समय किरण जाधव साहब जुड़े हैं और साथ साथ अविनाश गोरखशेखर साहब जुड़े हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स पे अब क्या कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट रह सकता है, ट्रिगर्स क्या रहेंगे। किरण, सबसे पहले आपके पास आता हूं मैं। ये जो भी डिम्पी बात कर रहे थे कि रोल ओवर फिगर्स ठीक हैं, अभी धीरे धीरे करके पिकअप हो रहे हैं, लेकिन देखिए अगर आज आधा फीसदी नीचे भी खुल रहा है एसजेएक्स निफ्टी तब भी मंथली हम फ्लैट रहेंगे, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। अभी क्या मार्केट्स पे बहुत एग्रेसिवली होकर शॉर्ट करना चाहिए या फिर बैंड डिप की मार्केट बनी हुई है? रंजीत, टेक्निकली अगर देखा जाए तो 10,300 जैसे डिम्पी जी कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। शायद हम उसी के आसपास के खुलते हुए नजर आएंगे और उधर से बाउंस बैक की अपेक्षा हम करते हैं। जो मंथली चार्ट्स का जो डेटा की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, जो कि कोई खराब संकेत नहीं है। हमने पहले ही पिछले एक साल में बहुत बड़ी रैली देखी है। अगर हम दिसंबर टू दिसंबर की बात करें तो बहुत बड़ी रैली देखी है, तो इतने बड़े रैली के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना लाजमी है। पर अगर आज की बात करें तो मेरा मानना है कि 10,350 क्रूशियल लेवल रहेगा। नीचे खुलते ही हम अगर 10,350 के ऊपर वापस एक बार ट्रेड करते नजर आएंगे तो 10,375 से लेके 10,400 तक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। पर सही रैली आपको सिर्फ 10,410 के ऊपर ही देखने को मिलने वाली है। और इनफैक्ट 10,400 बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस भी साबित हुआ मार्केट के लिए। लेकिन अभी आज का आउटलुक बताएं, उसके बाद अविनाश जी के पास जाएंगे। जो हमने अलग अलग ब्रोकिंग हाउस से पूछा है, सेटअप जो है अभी नेगेटिव है, क्या करना चाहिए? जितना सेटअप अब तक हमने ग्लोबल का देखा, डेरिवेटिव का देखा, टेक्निकल देखा, किरण भी बता रहे हैं हमको, कल का हमने क्लोजिंग भी देखी, उससे ये तो साफ हो रहा है कि मार्केट के लिए आज 10,300 बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्लोबल मार्केट कमजोर है, 10,300 मार्केट के लिए हम सपोर्ट है। ये मैंने दोनों चीजों को एक ही लाइन में आपके लिए रखा, कमजोर लेकिन 10,300 सपोर्ट, ये ध्यान है। अब आप दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब अगर बाजार में पुल बैक यानी कि 10,300 नहीं टूटा, नहीं तोड़ा, तो बाजार कहां तक आएगा? 10,380 तक आ सकता है पुल बैक से। ये पुल बैक से 380 तक आ सकता है, जो हमारी 30% वाली ब्रैकेट है। अभी आपको मैंने पोल के जरिए उस ब्रैकेट के बारे में भी आपको बताया था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो है बैंक निफ्टी, आप इसका और साथ ही ऑप्शंस का कुछ एक और डाटा देखिए। 10,400 की कॉल, 10,300 की पुट, ये दिसंबर वाली, नवंबर वाली नहीं, दिसंबर वाली, ये कामकाज के लिए बेहतर है क्योंकि अभी भी हम इसी रेंज में हैं, 10,300 और 10,400। इसलिए इस कॉल पुट का आज भी आप फायदा ले सकते हैं, कामकाज आपको मिलेगा। अब जरा बैंक निफ्टी का डाटा देखिए। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट कहां है? 25,650 है। पुल बैक आया तो लक्ष्य बनेगा 26,000, नहीं तो नहीं, नहीं तो 26,000 नहीं आएगा। कल भी मैंने आपको ये डंके की चोट पे कहा था कि 26,000 लाना बड़ा मुश्किल है, बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन होना बहुत मुश्किल है, ये एब्सेंट है मार्केट के अंदर, ये आना बहुत जरूरी है। तो ये मार्केट के लिए आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अब एक और चीज आप ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी के अलावा आज बड़े सौदे बनाने से आपको बिल्कुल बच जाना है। ये बड़े सौदे आपके नहीं होने चाहिए। छोटी छोटी IT कंपनीज पे ट्रेड ढूंढे, इन्फा में ट्रेड ढूंढे, कुछ रियल एस्टेट में ढूंढे, कुछ ऑटो शेयर्स में ट्रेड ढूंढे, ये आपके सौदे होने चाहिए। बड़े सौदे बनाने से बिल्कुल बचे, आज भी नहीं बनाने चाहिए आपको। अविनाश जी भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। अविनाश नमस्कार।
अभिजीत पॉल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, आपका भी शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। आपके पास मैं आऊंगा टेक्निकल आधार पर बाजार को आंकें की, लेकिन अविनाश ये फंडामेंटल ग्राउंड्स पे हो क्या रहा है? ये इंटरनेशनल मार्केट एकदम से नर्वस हुए कल, उसका इंपैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट से पड़ जाए आज, या फिर हमारे खुद के मार्केट्स ओवर सैचुरेटेड हो गए हैं अभी? मुझे लग रहा है कि रजत क्लियरली थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली काफी पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ऊपर गए थे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद रहेगी। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। हमको लग रहा है कि अभी जो आज जीडीपी के नंबर्स आएंगे शाम को, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को इन द नियर टर्म एक डायरेक्शन देगी। आगे जो आरबीआई की पॉलिसी है वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और क्लियरली हमको लग रहा है कि सिंस आज एक्सपायरी डे हो सकता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, लेकिन जिस प्रकार के Q2 के नंबर्स आ गए हैं स्पेशली मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में देखने के बाद हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। यहाँ से कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली सेक्टर्स जैसे ऑटो कंपोनेंट्स है, ऑटो है, टिपिकली कैपिटल गुड्स है, हमको लग रहा है कि ये सारे सेक्टर्स में गिर के अगर मार्केट गिरता है तो खरीदने के मौके जरूर बनेंगे। ठीक है, हम आपको बार बार ये बात तो कहते हैं कि बात थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए, लेकिन सही माने में संभल कर ट्रेड आज ही करना है आपको। आज एक्चुअली में एसजेएक्स निफ्टी से कोई लोग घबरा भी सकते हैं, लेकिन पुल बैक से काफी लोग हर्षोत्साहित भी हो सकते हैं। तो ना ही ज्यादा खुश होना है ना ही ज्यादा मायूस होना है। ये बाजार का फ्लेवर है, ये डीप कंसोलिडेशन है, इसका फायदा उठाएं आप। ये 50 पॉइंट का ये रिक्वेस्ट भी है और ये एडवाइस भी है, ये दोनों चीजें हैं आपसे। 10,300 अहम सपोर्ट, 10,400 पाना मुश्किल, ये आज का थीम है, आज का मंत्र दिख रहा है हमको। अभिजीत भी मेरे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, आप कैसे ट्रेड करेंगे या कर रहे हैं? क्योंकि अब तो ये भी पूछना पड़ता है इंडेक्स पे ट्रेड कैसे कर रहे हैं आप? डिम्पी, आई विल गो विथ योर व्यू कि आज के दिन पे और प्रॉबेबली फॉर द रेस्ट ऑफ दिस वीक थोड़ा कॉशियस रहना आई थिंक मेक्स सेंस। एक चीज़ है फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट ईयर दिसंबर से इस ईयर दिसंबर तक वी हैड एन एक्सेप्शनल मूव ऑन द अपसाइड। और मार्केट का ये नेचर रहता है, चार्ट्स का ये नेचर रहता है कि एक ट्रेंडिंग मूव के बाद जनरली कंसोलिडेशन होता है और ऑब्वियसली प्राइसेस कंसोलिडेशन रेंज के बाद निकल के फिर से ट्रेंड करती है। सो एज ऑफ नाउ वी हैड एन एक्सेप्शनल ट्रेंड एंड आई थिंक कि यहाँ पे टू सम एक्सटेंट कंसोलिडेशन इफ द मार्केट डज, इट्स एक्चुअली गुड फॉर द overall health of the trend. From a short term point of view, yes, एक topping out जैसा nature on the daily charts is there. I think yesterday's जो low है which is close to that 10,345. So let's talk about round numbers like 10,300. I think 10,300 is the important psychological support. अगर इसको तोड़ता है और अगर इसके नीचे sustain होता है, then I sense that selling will extend further on the downside. Keeping in mind derivatives expiry, keeping in mind कि market थोड़ा choppy volatile हो सकता है, so I'll be a little cautious. I will go with stocks जहाँ पे risk reward ratio better है and my holding period should be very limited. ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर आज रेंज में ट्रेड हो सकता है, लेकिन इसी रेंज के अंदर कुछ आउट परफॉर्मर वाले शेयर भी होते हैं जो हम आपको ट्रेडिंग कॉल के जरिए बताते हैं। रजत के पास वो लिस्ट होती है, बड़े संभाल के लिस्ट बनाते हैं और रजत बताया उस आज खजाने वाली लिस्ट में कौन से शेयर है। इंटरेस्टिंग, ये बाय कॉल्स ही है, ब्रोकर्स भी यहाँ पर नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बिकवाली होगी। अभी तक का सेटअप तो यही बता रहा है। चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि एनएमडीसी ये स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में शामिल करें 134 के लक्ष्य के लिए 125 ये एक स्टॉप लॉस रखना होगा आज के लिए। रिको ऑटो नंबर से पहले चल सकता है, कल भी निचले स्तरों से खरीदारी थी, अब 100 का टारगेट है, 93 का स्टॉप लॉस। एक्सेस सिक्योरिटीज मिंडा कॉप पे बेट लगा रहा है आज, उनका टारगेट है 198 से 202। इसको रडार पर रखें, अगर तेजी बनाते हैं तो 188 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और कल्पतरू पार ये आउट परफॉर्म कर रहा है SMS अपनी कैटेगरी के स्टॉक्स को। आज का जो टारगेट है वो है 460 से 464, स्टॉप लॉस 443 का लगाकर चलें। इन्वेस्टर पॉइंट की भी दो बाय कॉल्स हैं, एक है गायत्री प्रोजेक्ट, याद होगा कल दिन खत्म होते होते स्टॉक में अच्छी तेजी बनी थी, अब 230 का टारगेट है, 210 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशंस बनाएं। और एक है वोकहार्ड जिसमें आज का टारगेट है 730, स्टॉप लॉस 705 का लगाना। अच्छा, एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा कमजोर है, कल की क्लोजिंग कमजोर थी, लेकिन आज थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ा के रखना है। वो इस वजह से क्योंकि आज वादा की एक्सपायरी है, थोड़ा उतार चढ़ाव कल के मुकाबले आपको ज्यादा दिख सकता है, ऐसा आकलन किया जा सकता है। फिलहाल 57 अंकों का नुकसान, 10,300 पे ही एसजेएक्स निफ्टी रुका हुआ है। किरण, अगर मेरे को एक शेयर जो आज एक्सपायरी का शेयर बन जाए या फिर कैश का फ्यूचर का कुछ भी हो, लेकिन वो आज का दिन मेरे लिए यादगार बन जाए कि हाँ देखिए डेरिवेटिव एक्सपायरी पे वो शेयर मैंने लिया था, किरण ने मेरे को बताया था, मेरे को बड़ा फायदा हुआ। आप वो शेयर साझा कीजिए हमारे साथ। महिंद्रा फाइनेंस में मेरा ध्यान रहेगा आज के दिन। मुझे लगता है कि इधर काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए, बहुत क्रूशियल लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में अगर हम मीडियम टर्म चार्ट्स देखते हैं तो कई बार करीबन 450 451 के लेवल्स टेस्ट हुए और उधर से नीचे आते नजर आ रहे हैं। पर कल की मूव जो आखिरी 1.5-2 घंटे में आई थी करीबन 436 से 454, ये बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स के आई थी और उसी के साथ डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग आता नजर आ रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है और मीडियम टर्म चार्ट्स पे ये एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिलाते जा रहा है। तो अगर आज ये स्टॉक 455 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसपे हम दिसंबर सीरीज पे बहुत ध्यान देने की सलाह देंगे। इधर से बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो एमएनएम फाइनेंस ये होगा शेयर, इसको आप नोट कर लीजिए। 465 का टारगेट है, 443 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन शेयर्स कौन से रखने हैं फोकस में, जहां पर न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग है, वो बताने के लिए अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अंचल बताएं आज शेयर्स हरकत में कौन से रह सकते हैं जहां पर न्यूज फ्लो पॉजिटिव है? शुक्रिया रजत। शुरुआत करेंगे आज एसबीआई से ही। देखिए एसबीआई ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जो बल्क डिपॉजिट दरें हैं उनमें 1% तक की बढ़ोतरी की गई है। बेसिकली 1 करोड़ से ज्यादा के बल्क डिपॉजिट्स पे 1% की बढ़ोतरी की गई है और ये जो नई दरें हैं ये आज से ही लागू हो जाएंगी। एक और चीज है, इसमें जितने भी सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए बल्क डिपॉजिट्स पे 0.5% की बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव, एक बड़ा राइज किया है डिपॉजिट रेट्स में, उसका एक इम्पैक्ट आज एसबीआई पे आता हो दिखेगा। हालांकि कोई मेजर पॉजिटिव की उम्मीद नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी ओर ल्यूपिन पे नजर रखिएगा, यहाँ बिकवाली बढ़ती हुई दिखेगी और कारण है कंपनी ने यूएस में एक दवा रिकॉल की है। दवा रिकॉल करना कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा, स्पेशली यूएस मार्केट जहां पे ऑलरेडी काफी इश्यूज चल रहे हैं कंपनी के साथ। यूएस एफडीए दिक्कतें अक्रॉस फार्मा स्पेस देखने को मिल रही है, प्राइसिंग प्रेशर है, उसके बीच में एक दवा का रिकॉल ल्यूपिन के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट बना सकता है आज के सत्र के अंदर। एमएनएम फाइनेंशियल पे अभी आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है कंपनी पे। कंपनी अपने प्रोमोटर्स को शेयर जारी करके रकम जुटा रहेगी। करीब 422 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 2.5 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे एमएनएम को और कुल रकम 1055 करोड़ जुटाएगी कंपनी। तो कहने के उसका एक इम्पैक्ट आज एमएनएम पे आता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही इन्फोसिस, यहां आपका फोकस रहना चाहिए। फाइनली अब इन्फोसिस का जो बायबैक है वो खुल गया है। 14 दिसंबर तक ये शेयर बायबैक खुला रहेगा। कुल 1150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक करेगी और 11.3 करोड़ शेयर बायबैक किए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रह सकता है इन्फोसिस के लिए, जहां पे रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बायबैक में टेंडर कर सकते हैं शेयर्स। और लास्टली मुक्ता आर्ट्स पे नजर रखिएगा, यहां पे जोरदार तेजी की उम्मीद की जा रही है। कंपनी के नंबर्स आए हैं Q2 में, जो कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें आय में करीब 42% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, करीब इस बार 9.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। सेम ट्रेजेक्ट्री एबिटा जो इनका ऑपरेटिंग मुनाफा है वो और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों में देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मुनाफे में आई है कंपनी घाटे से, करीब आधे करोड़ का यानी 0.5 करोड़ का घाटा था, जिसके मुकाबले इस बार 8.5 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा पोस्ट किया है। और वहीं जो मार्जिन है वो -2% से सीधा बढ़कर 23% हो गए। तो एक बड़ा ट्रिगर आज मुक्ता आर्ट्स के लिए Q2 नंबर्स रहेंगे। चलिए, शुक्रिया बताने के लिए। कौन से शेयर्स हैं जो आज रेडार पर रह सकते हैं? अविनाश, इसमें से एक शेयर देख लीजिए, मुक्ता आर्ट्स। नंबर स्ट्रांग है सर, आप ट्रैक करते हैं क्या इस कंपनी को? आज तेज खुल सकता है ये स्टॉक? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि रजत, जो नोटवर्दी बात यह है कि ऑपरेटिंग लेवल पे इबिटा मार्जिन्स में अच्छा बढ़ाव आ गया है। करीबन 23.5% का इबिटा मार्जिन है और करीबन बॉटम लाइन जो नेगेटिव थी वहां पे करीबन 6 से 9 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो डेफिनेटली इसमें गैप अप ओपनिंग होगी। मेरे ख्याल से इनका जो सिनेमा का बिजनेस है प्लस जो स्टूडियो का बिजनेस है, उसमें दोनों फैक्टर्स अभी आगे चल के प्ले आउट हो गए। तो मुझे लग रहा है कि किसी को अगर लंबी अवधि के लिए भी ये स्टॉक लेना है तो मेरे ख्याल से 100 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। अच्छा अविनाश, एसबीआई पे क्या किया जाए? बल्क डिपॉजिट जो दरें हैं उसको बढ़ाया 1% से बैंक ने। पीएसयू बैंक्स पे आपकी राय और स्पेशली एसबीआई पे क्या करना होगा? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनारियो देखें तो मुझे लग रहा है कि बल्क डिपॉजिट्स में काफी समय से जो फ्लोज थे वो कम हो गए थे। आई थिंक ये थोड़ा बहुत इंसेंटिवाइजेशन के लिए एसबीआई ने किया है, बट मेरे ख्याल से जो भी इस बार की आरबीआई की पॉलिसी में आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बैंक्स ने अगर रेट इंक्रीज किए हैं तो उसका मतलब ये है कि अभी इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है वो डेफिनेटली इन द नियर टर्म इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो
ये थोड़ा बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट इनको अपने बैलेंस शीट पे लेना पड़ेगा, बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स एसबीआई के काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स, साथ में उसमें कैसे ट्रेड करना है, खबर क्या है, सब कुछ आपके सामने है। ये आपने खबरों वाले शेयर्स जाने, अब कुछ जरा ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स भी समझिए। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके हम एक एक रिपोर्ट लेंगे ताकि आप इजीली नोट भी कर पाएं और जान भी पाएं कैसे ट्रेड लेना है। तो सेंचुरी प्लाई से शुरू करें संदीप, पहली रिपोर्ट यही है। बिल्कुल, एंजल ब्रोकिंग ने भी शुरू किया है इस पे कवरेज, तो इस पे आप रडार पे रखिए। आज इसे 400 रुपए तक के टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं, बाय रेटिंग के साथ उन्होंने शिफ्ट किया है, शुरू की कवरेज। 3 रीजंस हैं डिम्पी। एक तो वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की और जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज प्ले से, वो एक पॉजिटिव है। जीएसटी के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे इनकी जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, इन्होंने अक्रॉस द सेगमेंट्स कैपेसिटी एडिशंस किया है। 3 पॉजिटिव है, जिस वजह से बाय के साथ इनिशिएट किया है 400 रुपए का लक्ष्य। ठीक है, 400 रुपए का लक्ष्य है। अभिजीत आप जरा चेक करें आज कितने पैसे बन सकते हैं। 400 रुपए शायद एक दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन आज हम प्ले करें, आज प्लस करें, आज ही कवरेज में आया ये। We are talking about which stock? Century Ply, if I'm not yes. Yes, डिम्पी सेंचुरी प्लाई का बेस्ट एस्पेक्ट है कि जो मंथली वीकली चार्ट्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। 2 दिन पहले वी गॉट एक्सेप्शनली स्ट्रांग मूव ऑन मंडेज ट्रेड, वो थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है नीचे की तरफ जब तक 305 310 का सपोर्ट होल्ड करता है। द अपसाइड्स आर वेरी मच लाइकली टू कंटिन्यू। So I think this is one stock one should definitely have in one's cash portfolio and kind of buy and hold. So higher upsides definitely anticipated. बात कर रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स पे। देखिए रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स पे रिएक्शन जरूर होगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे रिपोर्ट आई है एस&पी की। संदीप मेरे साथ इसमें मौजूद है। संदीप बताएं, रिपोर्ट पॉजिटिव है क्या? देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग पे आपको अंचल ने खबर बताई होगी कि इनकी जो रेटिंग है बढ़ाकर AAA कर दी गई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है, 1250 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। उन्होंने रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि इनकी जो बोरिंग कॉस्ट है, जो ब्याज जो लागत होती है इनकी, उसमें कमी देखने को मिलेगी। और दूसरे जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है ना, उसके मुकाबले स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। एक HCG है, ये शेयर क्या है और काम क्या करता है और इसके क्या रिपोर्ट है? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है डिम्पी, यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया है। पहले होल्ड की रेटिंग थी, अब उसे बढ़ाकर बाय किया है। पहले टारगेट था 270 का, अब उसे बढ़ाकर 355 रुपए किया है। उनका ये कहना है कि इन्होंने कैपेसिटीज ऐड किए हैं और मार्जिन्स डाइल्यूट नहीं हुए और मार्जिन्स कम नहीं हुए हैं जब जिन्होंने नई कैपेसिटीज ऐड करी है। और उसके साथ साथ इनके पास प्राइसिंग पावर है। तो 2-3 पॉजिटिव्स हैं, जिस वजह से गोल्डमैन सैक्स काफी पॉजिटिव है। रेटिंग और टारगेट प्राइस दोनों का अपग्रेड किया है। अच्छा, ये ना एनबीएफसीज पे संदीप आपके पास रिपोर्ट है, इक्विटास और कैपिटल फर्स्ट। आप ये बता दीजिए, उसके बाद अविनाश से पूछेंगे एनबीएफसीज पे क्या करना चाहिए। बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं? ईडलवाइज की रिपोर्ट आई है। इक्विटास पे उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 220 रुपए का टारगेट प्राइस है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी हुई कंपनी है। उनका कहना है कि जो फ्रेंचाइजी है इनकी, वो काफी स्केलेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकती है और ये वन ऑफ द टॉप पिक्स है इस पूरे स्पेस में। दूसरी ओर कैपिटल फर्स्ट पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई। उन्होंने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है, 925 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। और उनका ये कहना है कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेहद बुलिश उनको नजर आते हैं, जिस वजह से बाय मेंटेन्ड है। और कैपिटल फर्स्ट पे 925 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो फिर तो कहीं ना कहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग, इक्विटास, कैपिटल फर्स्ट, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर हैं। अविनाश आप बताएं, एनबीएफसीज में क्या पसंद है आपको? हमको तो तीनों रिपोर्ट्स पॉजिटिव मिल गई, इंडिया बुल्स हाउसिंग की, इक्विटास की और कैपिटल फर्स्ट की। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कैपिटल फर्स्ट में डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। ऑलरेडी हमको पता है कि Q2 के नंबर्स के बाद मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट था कि करीबन 30-35% की लोन बुक ग्रोथ वो कंफर्टेबली मेंटेन करेंगे। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो मुझे लग रहा है कि कैपिटल फर्स्ट डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो इक्विटास है, हमको लग रहा है इक्विटास में भी स्मॉल बैंक का जो इन्होंने लाइसेंस मिला है और यहाँ पे जो काम होगा, ये आने वाले साल 1.5 साल में डेफिनेटली अच्छी वैल्यू दे सकता है। तो डेफिनेटली इक्विटास और कैपिटल फर्स्ट पे नजर रखें। इक्विटास और कैपिटल फर्स्ट, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये अविनाश ने भी यहाँ पे नोटिस किया। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव है। संदीप, ये सर्दियों में ठंडा शेयर गर्म है, यानी कि वोल्टास, क्या है रिपोर्ट? वोल्टास पे एडलवाइस की रिपोर्ट आई है। उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है। पहले 620 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 700 रुपए किया है। और एक ही ट्रिगर वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो बिक्री है इनकी, उसमें एक बड़ा जंप आ सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया गया है। ठीक है, अदानी ट्रांस को लेकर भी रिपोर्ट है। CLSA लगातार बिकवाली की राय मेंटेन कर रहा है और अब भी कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है महंगे हैं। सेक्टर की बात करें तो FY19 प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 125% प्रीमियम पे ये शेयर है। और वैसे भी MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर हो रहा है, तो इनकी जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उसमें करीब 6% के आसपास ही कमी या गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अदानी ट्रांस एक बार शॉर्ट कर सकते हैं क्या किरण? आज एक बार हिम्मत करके शॉर्ट करें अदानी ट्रांस को।
अदानी ट्रांसमिशंस में अगर चार्ट देखते हैं तो थोड़ा सा वीकनेस तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। पर पिछला स्विंग लो जो था वो करीबन 188 का था, तो 188 के नीचे अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस शॉर्ट में रखूंगा, और टारगेट्स के लिए 180 से लेके 174 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर ये जो सपोर्ट जो मैंने कहा 188 का, ये अगर ब्रेक नहीं करता है तो उसके चलते मुझे वापस एक बार बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो ड्यूअल व्यू है इस स्टॉक में, तो 188 के नीचे ही शॉर्ट करने की सलाह होगी। ठीक है, 188 के नीचे टिके 11 साढ़े 11 बजे तक देख लीजिएगा, कोई ऐसी जल्दबाजी तो है नहीं। 188 के नीचे तक अगर शेयर रुका रहता है तो आप एक बार शॉर्ट कीजिएगा अपने कंफर्ट का स्टॉप लॉस भी लगा के, और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई खास वजह नहीं है इस पर। अगर हम नहीं भी करेंगे शॉर्ट तो कहीं कोई आसमान नहीं फटने वाला, छोड़ देंगे अदानी ट्रांस को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल पे भी एक रिपोर्ट है, असल में खबर ये भी है कि एमएससीआई के ये इंडेक्स से भी बाहर आ रहा है। संदीप, रिपोर्ट क्या कहती है? HSBC की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाय मेंटेन जरूर किया है लेकिन टारगेट प्राइस कट किया है, 1364 से घटाकर 1300 रुपए किया है। और इनका एक नवी मुंबई में ना नया अस्पताल शुरू हुआ है, नया हॉस्पिटल शुरू हुआ है, और उसके ऊपर HSBC का मानना है कि H1 FY19 यानी कि जो अगला वित्त वर्ष है उसके पहले हाफ में ही ये जो हॉस्पिटल है वो ब्रेक इवन होता हुआ दिखेगा। तो बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा अपसाइड नहीं आएगा, इस वजह से उन्होंने बाय जरूर मेंटेन किया है लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे कट किया है। और जो MSCI वाली बात कर रहे हैं उसका इंपैक्ट भी आज क्लोजिंग के बाद जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोजिंग में चेंजेस होंगे MSCI इंडेक्स का। तो अभिजीत एक काम करें, आज दिन में ही एक बार अपोलो हॉस्पिटल में आप कुछ शॉर्ट खड़े कर सकते हैं क्या? है तो वादा में भी अवेलेबल है, बैन में भी नहीं है। Well, Apollo Hospital, Dimpy, is not a very great chart. Short term एक bounce back देखने को मिला था 975 to 1125. Weakening, it's coming down a little bit. Supports है, in fact पास में ही supports है, तो अगर हम लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे तो जो 1070 1080 का जो बैंड है वो एक्चुअली सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड करता है देन ये स्टॉक कोशिश करेगा टू बाउंस बैक, बट the worst part is weekly monthly charts काफ़ी weak है, you know, it is still in a long term downtrend. So long करने का तो definitely doesn't make sense, but इस भाव पे I will not suggest to go short because it's close to supports. ऊपर के भाव में I think it makes if you looking to go short on the stock. अच्छा संदीप, अभी तक आपने बहुत मदद की है लेकिन ना एक सेक्टर बहुत फ्लेवर में है, उससे तो जरूर कुछ ना कुछ ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट निकली होंगे, वो है मिड कैप स्मॉल कैप IT स्पेस। तगड़ी खरीदारी हो रही है, रिपोर्ट्स हैं क्या पॉजिटिव? कल भी एक रिपोर्ट आई थी रजत, और आज क्रेडिट स्विस ने मिड कैप IT पे एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने अपने टॉप पिक्स बताए हैं। एक तो माइंडट्री, साइंट, NIIT टेक, ये 3 स्टॉक्स हैं जो अपने वो टॉप पिक्स के तौर पे बता रहे हैं। देखिए उनका कहना है कि बड़ा बदलाव हो रहा है इस पूरे सेक्टर में, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स जो हैं उनके बीच में अब डी कपलिंग देखने को मिल रही है। आप जो मिड कैप IT स्टॉक्स हैं ना उनको डायरेक्टली अब जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि जो छोटी IT कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स कम रहते थे, जो कि फिनोमेना रहा है, लेकिन अब ये क्रेडिट स्विस कह रहा है कि आगे इनके जो मार्जिन्स है उसमें सुधार देखने को मिलेगा और हो सकता है ज्यादा फोकस इन्हीं स्टॉक्स पे देखने को मिले। और 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताया जो कि इनके टॉप पिक्स हैं। ठीक है, माइंडट्री, साइंट और NIIT टेक इनके टॉप पिक है जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट्स हमको पता लगा है। शुक्रिया संदीप ये सारी रिपोर्ट्स हमको बताने के लिए। विनाश, आप में से आप कोई पसंद है इन तीनों में से कोई कंपनी आपको? ये माइंडट्री है, साइंट है, NIIT टेक है? मुझे लग रहा है कि डिम्पी साइंट एक इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगा क्योंकि इनके नॉट ओनली Q2 के नतीजे अच्छे आ गए थे, इन्होंने मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट किया था, तो साइंट डेफिनेटली करंट लेवल पे एक अच्छा विकल्प है। दूसरा जो मिड कैप हमको पसंद है वो मेजेस्को है। मेजेस्को में न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है कि न्यूयॉर्क इंश्योरेंस ने यहाँ पे इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंश्योरेंस के लिए, तो मेजेस्को भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगा जहां पे एक अच्छी तेजी नियर टर्म में हम देख सकते हैं। इस बीच आज की एक और बड़ी खबर भी है जो आपसे और सीधा मेरे से सरोकार रखती है, वो है डिपॉजिट दरें। बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI, उसने डिपॉजिट दरें बढ़ा दी हैं बल्क डिपॉजिट्स पे। PK गुप्ता जी इस बीच मेरे साथ हैं जो कि MD है SBI के। गुप्ता जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये सर वजह क्यों है, क्या आपने नोटिस किया कि आपको दरें बढ़ानी पड़ी? हमारे बल्क डिपॉजिट रेट्स जो है वो मार्केट से बहुत ज्यादा कम थे। लास्ट ईयर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमने बहुत ज्यादा, जब पैसा बैंक में आ रहा था तो हम पर्टिकुलरली बल्क डिपॉजिट्स को डिस्करेज कर रहे थे, तो हमने अपने रेट्स बहुत ज्यादा कम कर दिए थे। तो अभी जबकि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो न्यूट्रल के लगभग आ रही है एक्चुअली, तो हमने सोचा तो अपने रेट्स जो है वो मार्केट के साथ अलाइन करने के लिए हमने रेट्स को बढ़ाया है। इवन ये रेट बढ़ाने के बाद भी हमारे बल्क डिपॉजिट रेट्स जो हैं मार्केट में दूसरे बैंकों के रेट से अभी भी कम है। तो
ये बेसिकली अलाइनमेंट प्रोसेस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा गुप्ता जी, एक और चीज़ बताइए आप, क्योंकि बीइंग एज एन बैंकर और कोई भी एनालिस्ट जब एनालिसिस करते हैं ना, तो डिपॉजिट से ही पता लग जाता है कि आने वाले दिनों में शायद ब्याज दरों में भी आप कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर कर सकते हैं। सर इसका भी रूम खुल गया है क्या? एक डिपॉजिट जरिए आपने बढ़ाई है तो शायद हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा छेड़छाड़ उसमें नीचे आ जाए। नहीं, हमें नहीं लगता कि ये जो रेट हमने चेंज किया है बल्कि डिपॉजिट से, इससे ओवरऑल जो रेट्स हैं उसके ऊपर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। वैसे जो हमारे जो रेट डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके टोटल डिपॉजिट कितने हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें रिटेल डिपॉजिट कितने हैं, उसमें बल्क डिपॉजिट कितने हैं। बल्क डिपॉजिट हमारे बैंक में बहुत ज्यादा इंसिग्निफिकेंट पोर्शन है, उससे ओवरऑल रेट के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है सर, वैसे गुंजाइश बनती है क्योंकि अब आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, इसमें कुछ चांसेस है? पॉलिसी है, अभी उससे देखेंगे कि क्या क्लूज मिल सकते हैं। अभी तक की जो उम्मीद है उसके हिसाब से तो कोई चेंज होनी नहीं चाहिए पॉलिसी रेट्स में। अभी तक जो है मार्केट देख रही थी कि अगर रेट्स में जो है कुछ कमी होगी, लेकिन इन्फ्लेशन अभी थोड़ी सी बढ़ गई है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो लगभग न्यूट्रल है, तो लगता नहीं कि कोई चेंज होगा आरबीआई पॉलिसी में। बाकी उनका जो स्टेटमेंट आएगा, वर्डिंग आएगी, उससे देखेंगे कि क्या क्लू मिलते हैं कि उसके आगे क्या होगा रेट्स के बारे में। ठीक है सर, कुछ छोटे जो डिपॉजिट्स वाले अकाउंट है जिसको हम सेविंग कहते हैं, उसमें भी कुछ दरें बढ़ सकती हैं क्या डिपॉजिट्स की? अभी तो नहीं लगता उसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो सेविंग्स बैंक के जो रेट हैं और जो फिक्स डिपॉजिट्स के रेट हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। ओके ठीक है गुप्ता जी, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमको देने के लिए, शुक्रिया आपका। तो ये बैंक का अपना प्रोसीजरल डिसीजन है। उन्होंने ये कहा कि उनके पास बल्क डिपॉजिट की संख्या थोड़ी और बढ़ाना चाहते हैं, वो मार्केट के रिदम के साथ जुड़ना चाहते हैं। नोटबंदी के समय उन्होंने दरें घटा दी थी, इस वजह से उन्होंने दरें बढ़ाई हैं। छोटे खातों में दरें बढ़ने के चांसेस कम है। अभी भी ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी एसबीआई नहीं सोच रहा, आरबीआई के फैसले के साथ ही वो जाना चाहेंगे। ये 3-4 बातें उन्होंने अहम की हैं, जो कि जिस पे आज एसबीआई थोड़ा रिएक्शन भी देखता हुआ दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पर ध्यान भी रखें आप। एक जरा टेक्निकल व्यू भी ले लें। अविनाश तो ऑलरेडी हमको बता चुके हैं फंडामेंटल व्यू एसबीआई पे। किरण जरा आप चेक कीजिए, ये एसबीआई जिनके पास भी होल्डिंग है, क्या रोल ओवर कर जाए? हमारे पास कई सौदे हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमने बैंकिंग में पोजीशंस बहुत बनाई थी, एसबीआई पे भी बनाई हुई हैं। ये सौदे रोल करके लेके जा सकते हैं दिसंबर में? करके जाना चाहिए, क्योंकि हमने अगर मंथली, आज मंथ एंड है तो मंथली चार्ट्स वगैरह देखते हैं तो जो अर्लियर टॉप्स है मंथली चार्ट्स पे, अगर उनकी ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू करीबन 315 के करीब आती है। हम 328 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन हमने तोड़ दी है, अच्छे खासे वॉल्यूम से तोड़ दी है। शायद एक बार 315 टेस्ट करने के लिए एसबीआई नीचे आ सकता है, पर इवेंचुअली दिसंबर सीरीज में हम हायर हाइज देखने को मिल जाने चाहिए। तो आज मार्केट के अंदर आप थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, इसलिए आप ये जो डाटा है आपके सामने रख रहे हैं रोल ओवर का, ये ध्यान रखें। अभी तक करीब 42% का रोल ओवर है निफ्टी पर, 35% का रोल ओवर है अब तक बैंक निफ्टी पर। तो आज के ट्रेड शुरू करते हैं और जानते हैं आज के तीनों मेहमानों से कहां पे सौदे खड़े किए जा सकते हैं। किरण है, अभिजीत पॉल मेरे साथ हैं और राजेश सतपुते मेरे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। किरण, आपने हमको एक शेयर बताया था M&M फाइनेंस, वो तो खैर अच्छा चलेगा ही, एक बार दर्शकों को वापस वो ग्राफिक्स के जरिए पता लग जाएगा आपको ट्रेड के टारगेट्स और स्टॉप लॉस। दूसरा शेयर कौन सा आपका वायदा का जो बेहतरीन हो, अच्छा चले आज? कल के सत्र में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने भी एक अच्छी छलांग लगाई थी, करीबन 1280 से लेके 1340 तक, और ये जो मूव आई थी वो मेरा मानना है कि बहुत ट्रेंड डिसाइडिंग मूव है। पिछले एक महीने से, यानी करीबन प्रैक्टिकली नवंबर सीरीज में ये कंसिस्टेंटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके पहले ही हमने एक अच्छी मूव देखी थी और उसका कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 1320 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1365 के टारगेट्स आज के सत्र में देखने को मिलेंगे। पर जैसे मैंने भी कहा था कि M&M फाइनेंस दिसंबर सीरीज के लिए एक स्टॉक है जहां पे देखना चाहिए, वैसे ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी एक ऐसा काउंटर है जहां पे दिसंबर सीरीज में काफी अच्छी मूव देने की क्षमता रखता है। ठीक है, दोनों ट्रेंडिंग शेयर्स हैं, आप इन दोनों पे ध्यान रखें। और किरण हमेशा से ऐसे शेयर्स ढूंढ के लाते हैं जो आपको हाथों हाथ प्रॉफिट दें, ज्यादा समय नहीं लगता इनमें, सिर्फ 24 घंटे की वैलिडिटी, इन शेयर्स के साथ मुनाफा उठाइए। राजेश सतपुते, राजेश आपके शेयर्स?
देखिए डिम्पी, निफ्टी में व्यू यही है 10,300 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे, 10,270 का इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस रखे, 10,380 तक का पुल बैक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है। अगर दो शेयर्स की बात करनी है तो यहाँ पे फार्मा में स्ट्राइड शासन हमें अच्छा लगता है। आप देखिए 750 का बॉटम है और वहां से 815 825 में कंसोलिडेट हो रहा है, तो दिस इज नॉट फॉर टुडे, एक हफ्ते के हिसाब से थोड़ा कॉल दिया है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से 800 का स्टॉप लॉस रखे, 800-854 का यहाँ पे टारगेट है। सेकंड बाय कॉल रहेगा, स्लाइटली मोमेंटम दिया है मैंने आज और कल तक के लिए हिसाब से थोड़ा सोच के दिया है, वो रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। देखिए कल उसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था 1310 के ऊपर, उसमें ब्रेकआउट था, बहुत अच्छा मोमेंटम था, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे 1310 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1384 का टारगेट रहेगा। ठीक है राजेश, शुक्रिया आपका। आपने भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट बताया, किरण ने भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट बताया, हमारा कन्विक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है कि आज तो शेयर को जरूर देखना है, आज और एक कल दोनों दिन के लिए आप इस शेयर को देखिए, आज एक्सपायरी का थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखेगा। अभिजीत, आपके शेयर्स? डिम्पी, मेरे दो शेयर्स है, दोनों में ही भारत है। फर्स्ट भारत फोर्ज, दोनों काउंटर ही पुल बैक कैंडिडेट है, इसका मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन हुआ है, सपोर्ट्स के पास है, और अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है देन आई विल गेट अ गुड स्विंग ऑन द अपसाइड। भारत फोर्ज आई एम लुकिंग टू बाय अबव दैट 703 एंड दीज आर ब्रेकआउट ट्रेड्स, तो ओनली 703 के ऊपर ही एंटर करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड वी कैन हैव अ वीक ओपनिंग। 703 के लिए विल बी यूजिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज टू 695 एंड ऊपर का टारगेट 715, अ 1 to 2 डे काइंड ऑफ ट्रेड। दूसरा ट्रेड भारतीय एयरटेल, स्लाइटली मोर कन्विक्शन देन भारत फोर्ज, 498 का ब्रेकआउट वी वुड लुक टू ट्रेड एंड यूज अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 8 पॉइंट्स, 490 एंड ऊपर में 513 515 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट जोन है। ठीक है अभिजीत के आज के ट्रेड, एक भारत है, एक दूसरा भारती, भारत फोर्ज और भारतीय एयरटेल, ये दोनों सौदे आज याद रखिएगा। टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने है, उम्मीद करते हैं अच्छा नोट कर लिया होगा आपने। सारे नंबर्स, सारे ट्रेड एक बार वापस देख लीजिए। भारत फोर्ज, भारतीय एयरटेल, अभिजीत के ट्रेड, राजेश सतपुते के स्ट्राइड शासन है 850 का टारगेट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1384 इनका टारगेट है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट किरण भी है और इसमें वो कह रहे हैं कि 1365-70 तक आ जाएगा उनका लक्ष्य है, और M&M फाइनेंस 465 रुपए के टारगेट के लिए आप सौदे खड़े कर सकते हैं। और अब किरण का भी मानना है कि आज 10,300 बच जाएगा, और यही राजेश सतपुते भी कह रहे हैं कि 10,300 बच जाएगा। तो सौदे सारे पूरे हुए वादा के, और आप बात है टुडेज ट्रेड की, आइए वही देखते हैं टुडेज ट्रेड। अंचल बताएं आज कौन सा स्टॉक है सूची में जहां पर तेजी बन सकती है? शुक्रिया रजत, आज के लिए एक और टी शेयर लेकर आए हैं, एंड्रयू यूल। इस कंपनी पे, इस शेयर पे आप नजर रखिएगा, आज के सत्र में एक अच्छा मोटा मुनाफा आपको इस शेयर से आता हुआ दिखेगा। बेसिकली कंपनी चाय कारोबार में, लेकिन की हाईलाइट ये रही है रजत, पिछले 8 सालों में पहले तो कंपनी टर्न अराउंड आया और उसके बाद धीरे धीरे अपने नंबर्स को इंप्रूव कर रही है, और अब क्योंकि चाय प्राइसेस 3 साल के हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो जो रियलाइजेशन है फर्दर यहां से और इंप्रूव होती हुई दिखेंगी एंड्रयू यूल के लिए। साथ ही ओवरऑल कंपनी के अगर आप शेयर टेक्निकल पैरामीटर्स पे ही देखें तो एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद शेयर में खरीदारी आ रही है, 3 दिनों से वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, और साथ ही शेयर अपने हाई से करीब 17% नीचे, तो यहां से एक अच्छी अपसाइड और बाकी है अभी शेयर में। खरीदारी करके चलिए। एंड्रयू यूल में टारगेट रहेगा 36 रुपए का आज के सत्र के लिए, 3350 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिए और उसे ट्रेल करते चलिए। ठीक है, 36 का टारगेट, 3350 का स्टॉप लॉस। एंड्रयू यूल आज का एक शेयर है जो कि टुडेज ट्रेड में अच्छा फायदा दे सकता है आपको।